स्टडी विद शरण आईएएस की इस हिस्ट्री की क्लास में, मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। ये बहुत दिन बाद क्लास हो रही है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अभी तक आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। मॉडर्न इंडिया क्लास चलाना चाहते हैं लेकिन सब्सक्राइब लोग नहीं कर रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। इससे जो क्रिएटर होता है उसका उत्साह बढ़ता है और हमें उम्मीद है कि आप जो है देखने के बाद ज़रूर करेंगे। और इसके अलावा सिविल सर्विसेज संबंधित ढेर सारी क्लासेस आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके देख सकते हैं, चाहे ज्योग्राफी की हो, इन्वायरमेंटल साइंस की हो, या पॉलिटी की हो, हिस्ट्री की हो। हिस्ट्री की ढेर सारी, एंशिएंट हिस्ट्री पूरी एंशिएंट हिस्ट्री की आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी क्लास इसमें हमने अपलोड कर दी है। इसके अलावा हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर भाषा विज्ञान का पूरा पोर्शन इसमें हमने अपलोड कर दिया है। सेकंड पेपर के ढेर सारे टॉपिक्स हमने, जो कॉमन टॉपिक्स हैं उसको हमने अपलोड कर दिया है। वो एमए और बीए के छात्रों के लिए भी, सिविल सर्विसेज में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं हिंदी साहित्य, उनके लिए भी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही अथेंटिक और हाई वैल्यू कंटेंट इसमें हमने यूज किया है। और इसके ये अगर मॉडर्न इंडिया हम ले रहे हैं, मॉडर्न इंडिया क्लास ले रहे हैं, तो इसमें हम बीएल ग्रोवर की मॉडर्न इंडिया और बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी, इन तीन बुक से ही कंटेंट लेते हैं और किसी अन्य स्रोत से कंटेंट नहीं लेते हैं। इससे सिविल सर्विसेज का हो या कोई भी यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, पीसीएस का कोई एग्ज़ाम हो, एसएससी कोई एग्ज़ाम हो, आपको जो करंट अफेयर्स में या मेंस में या सब मेंस का पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे और लिखने से आपको मार्क्स भी खूब मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। आज जो हमारी क्लास है, हमने मॉडर्न इंडिया कुछ क्लास ली थी, तो उस क्लास के अंतर्गत दूसरी ये क्लास है। इसमें आज हम देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया में जो पतन होता है मुग़ल साम्राज्य का पतन जो होता है, मुग़ल साम्राज्य का पतन, उसके बाद जो भारत की राजनीतिक स्थिति होती है, राजनीतिक मैप किस तरह होता है, इसको देखेंगे आप। मुग़ल साम्राज्य का पतन ये जब होता है तो उस समय जो मैप होता है इंडिया का, नवीन राज्यों का उत्थान जो होता है, राइज ऑफ न्यू स्टेट्स जो होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और क्यों उत्पन्न होते हैं। ये मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद, जो पतन का जब प्रारंभ होता है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद पतन जो प्रारंभ होता है, उसमें जो स्थिति आती है, उसमें पूरे भारत को उसने बांट के रख दिया। क्योंकि जो जागीरदारी प्रथा थी, सामंतवादी प्रथा थी गुप्तोत्तर काल में, वहाँ से उसने राजपूत काल में या सामंतों के भरमार कर दी। और यहाँ पर जागीरों के वितरण से जागीरदारी प्रथा जो फैलती है, इससे जागीरों की भरमार हो जाती है और ऐसी जागीरें होती हैं, पेंडिंग जागीरें पड़ी रहती हैं और इसके पतन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और उन्हीं जागीरदारों ने बड़े बड़े राम राज्य स्थापित किए, पूरे देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके अपने जो भी महत्वाकांक्षी सरदार उस समय थे, उन्होंने अपने राज्य को स्थापित किया। और उस राज्य की स्थिति के अनुसार ही हम ये मैप आज देखेंगे। भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, क्योंकि अंग्रेज़ों के भारत में साम्राज्य स्थापित करने में इसी राजनीतिक मैप की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि जो ये राज्य थे, इन राज्यों ने ही अंग्रेज़ों को जब तक मुग़ल थे तब तक तो उनकी हिम्मत नहीं थी, 1707 तक उनकी हिम्मत नहीं थी कि भारत में व्यापार के अलावा वो और कुछ कर सकें। लेकिन जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है, वैसे ही उनके दिन बहुर जाते हैं, उनके दिन वापस आते हैं और उनकी जो आक्रामकता है तेज़ी से बढ़ती है। और वो तेज़ी से बढ़ने के कारण ये जो नवीन राज्यों का उत्थान होता है, इन नवीन राज्यों के उत्थान ने उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पाई और कुछ भूमिका निभाई अफ़गानों के आक्रमण ने, चाहे नादिर शाह का आक्रमण हो, चाहे अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो। तो देखते हैं आज हम नवीन राज्यों का उत्थान, कौन कौन से राज्य उत्पन्न होते हैं, बनते हैं मुग़ल साम्राज्य के खंडहर पर। देखते हैं, पहला है दक्कन का निज़ाम। सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो था दक्कन का निज़ाम। सबसे पहले जो शासक बनता है बहादुर शाह की मृत्यु के बाद, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जो शासक बनता है वो है जहांदार शाह। जहांदार शाह जो अकेले नहीं बनता है, जुल्फ़िकार खां की सहायता से बनता है। और जुल्फ़िकार खां की सहायता से बनने के बाद उसे 1708 में सबसे पहले वहाँ का वायसराय बनाया जाता है। मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद दक्कन का वायसराय जुल्फ़िकार खां को बनाया जाता है। हालांकि सबसे पहले स्वप्न तो देखा था चिनकिलिच खां ने, स्थापित किया चिनकिलिच खां ने, लेकिन स्वप्न इसी ने देखा था स्वतंत्र राज्य का, जुल्फ़िकार खां ने। लेकिन 1713 में जब इसकी मृत्यु होती है तो चिनकिलिच खां को बना दिया था सूबेदार। 1708 में बनता है, 1713 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1713 में मृत्यु हो जाती है इसकी, जुल्फ़िकार खां की। जो जहांदार शाह में एक जो हमने बताया था कि
राजा बनाने वाले अभी तक शासक मेन होता था और सपोर्टर सहायता करते थे, लेकिन सपोर्टर मेन हो गए, राजा कठपुतली हो गया, वो अपने हिसाब से राजा बैठाने लगे। तो राजा बनाने वालों की स्थिति यहाँ शुरू हो जाती है। चिनकिलिच खां फिर ये बना 1713 में, लेकिन बहुत दिन तक नहीं रह पाया और सैयद बंधुओं में जो एक दूसरा था सैयद हुसैन अली, इसे 1715 में ही खुद ही इसने अपना स्वीकार कर लिया वहाँ का वायसराय होना। लेकिन इसकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही और सैयद हुसैन अली खां 1720 में जब दोनों का वध हो जाता है, 1720 में दोनों के वध के बाद मोहम्मद शाह रंगीला के टेन्योर में जब दोनों का वध होता है, दोनों भाइयों का, अली बंधुओं का वध होने के बाद चिनखिलिच खां 1720 से 22 तक वहाँ का वजीर रहता है और 1720 में वहाँ का सूबेदार बनता है और 1722 में केंद्र का वजीर बनाया जाता है। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला जो होता है वो बहुत ही मतलब अयास टाइप का शासक था, उसे इसकी बात पर विश्वास नहीं था और ये बहुत ही योग्य था। चिनकिलिच खां ये चाहता था कि साम्राज्य की हालत सुदृढ़ हो, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, वहाँ का कोष सही हो, लोगों में जो साम्राज्य का एक अनुशासन होता है वो उत्पन्न हो, लेकिन इसकी एक नहीं चलने पाती। इसने अनुशासन जब बनाने का प्रयास किया तो इसको ही अनुशासनहीन घोषित कर दिया गया, इसे ही इसके खिलाफ ही षड्यंत्र किया जाने लगा। उसमें शासक भी शामिल था, मोहम्मद शाह रंगीला भी, क्योंकि उसे भी अनुशासन तो एकदम नहीं पसंद था, एक नकारा शासक था। तो चिनकिलिच खां के लिए ज़रूरी था कि 1723 में ये दक्कन की तरफ निकला, जब वजीर बना, लेकिन देखा हमारा नहीं चलेगा साम्राज्य में, तो 1723 में दक्कन की तरफ शिकार के बहाने निकल गया। कब निकला? 1723 में शिकार के बहाने, शिकार करने के बहाने निकला। अब इसमें निकला ये तो मोहम्मद शाह रंगीला को ये पता लगा जब, तो उसने अपने एक अधिकारी को, मुबारक खां को, उसने इनके पीछे लगाया, इनको हराने के लिए, और उसको पूर्ण रूप से दक्कन का वायसराय बना दिया। लेकिन सकूर खेड़ा के युद्ध में 1724 में, सकूर खेड़ा के युद्ध में 1724 सकूर खेड़ा के युद्ध में मुबारिज खां को, सकूर खेड़ा के युद्ध में 1724 में बार बार पूछा जाता है, इसमें मुबारिज खां को चिनखिलिच खां ने हराकर मार दिया सकूर खेड़ा में, सकूर खेड़ा नामक स्थान पर, और दक्कन की तरफ प्रस्थान कर गया और उसने दक्कन में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हैदराबाद का निज़ाम जो इसने निज़ाम आसफ़ की, निज़ामुल मुल्क आसफ़ जाह की उपाधि धारण की और वहाँ से स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। ये एक तो हो गया ये एक स्वतंत्र राज्य दक्कन का निज़ाम, जिसको स्थापित किया चिनकिलिच खां ने, और उसे मजबूरन मोहम्मद शाह रंगीला को परमिशन देनी पड़ी। दूसरी जो स्थिति आती, अवध। दक्कन हो गया पूरा, अब उत्तर भारत में मुख्य साम्राज्य जो था दिल्ली था, उसके बाद अवध था। अवध का सूबेदार सबसे पहले शहादत खां बुरहानुल मुल्क बना, इसने ही स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी अभी 1724 में, लेकिन सबसे पहले वो 1720 में बयाना का सूबेदार बनाया गया, वो फौजदार बनाया गया और आगरा का गवर्नर 1720 से 22 तक रहा। 1724 में उसे अवध का गवर्नर बनाया गया, लेकिन 1739 में जब उसकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु ऐसे नहीं होती है। 1724 में अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना शहादत खां बुरहानुल मुल्क ने की थी। जब 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है तो ये भी सम्मिलित होता है, और इसने दिल्ली पर लूट अगर करे, उसने नादिर शाह को ये विश्वास दिलाया कि अगर वो दिल्ली लूटे तो उसे 20 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिलेगी। और जब उसने दिल्ली प्रयास किया, दिल्ली आया और उसने ये इनको हिदायत दी कि अगर 20 करोड़ नहीं मिले तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। इसने डर के मारे पहले ही आत्महत्या कर ली, जबकि उससे कई करोड़ ज़्यादा वो लेके गया यहाँ से। तो शहादत खां बुरहानुल मुल्क 1739 में विष खाकर आत्महत्या की थी। कैसे आत्महत्या की थी? विष खाकर, केवल उसके नादिर शाह के डर से। जब उसने आत्महत्या कर ली 1739 में ही सफदरजंग, इसके लड़का तो था नहीं, इसने लड़की का विवाह सफदरजंग से किया था और इसे ही वायसराय बनाया गया, उससे ही सूबेदार बनाया गया, और 1748 में उसे साम्राज्य का वजीर भी बनाया गया। भी कई बार पूछा गया कौन सा अवध का नवाब ऐसा था जिसे साम्राज्य का वजीर भी बनाया गया, तो ये सफदरजंग था। ये कई बार ये पूछा गया है। तो 1748 में इसे वजीर बना दिया गया। इस तरह से अवध के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई।
ये अंग्रेज़ों के समय में जो अंग्रेज़ आते हैं, अंग्रेज़ों का जो युद्ध होता है, अंग्रेज़ों की जो राज्य से लड़ाई होती है, मुग़ल से नहीं होती है, निजाम से होती है, अवध से होती है, बंगाल से होती है, राजपूतों से होती है, जाट से होती है, सिख से होती है, मराठे, रुहेले, तो इन सबों से होती है, ना कि मुग़ल साम्राज्य से होती है। इसके बाद आती है बंगाल की बारी। बंगाल एक समृद्ध राज्य था बहुत पहले से ही, और जो एक कहावत है कि भारत के खजाने की चाबी डुप्ले दक्कन में खोजने की कोशिश किया, उसे नहीं मिला, और क्लाइव ने बंगाल में खोजा और उसने पा लिया। तो खजाने की चाबी, बंगाल एक समृद्ध प्रांत था, उसका मतलब खजाना यही है कि इसने यहाँ से इतनी संपत्ति इकट्ठा की क्लाइव ने कि पूरे भारत को जीतने में ईस्ट इंडिया कंपनी माला माल हो गई, और पूरे भारत को जीतने में उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस धन ने अदा की। यहाँ का जो औरंगजेब के समय से ही एक दीवान और नायब था, नायब गवर्नर था मुर्शीद कुली खां, और यही चला आ रहा था। ये बहुत ही योग्य था, और इसने अंग्रेज जब आए तो इसने उनके साथ ऐसा समझौता किया था कि ये इन्हें मानता था कि अगर इन्हें छेड़ो ना तो ये शहद देंगी, मधुमक्खी की तरह है अंग्रेज, छेड़ो ना तो शहद देंगी, और अगर छेड़ोगे तो काट खाएंगी। तो ये उसी नीति पर चल रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वाणिज्य व्यापार लगातार होता था, और इसमें समृद्ध अंग्रेज जो थे उसमें आक्रामक स्थिति में नहीं थे, और व्यापार का जो रुख था वो भारत की तरफ था, ना कि ब्रिटेन की तरफ था, क्योंकि उसका लाभ जो होता था भारत को होता था। यहाँ से तैयार माल निर्यात होता था, जैसे मलमल के कपड़े, सूती वस्त्र, वो ब्रिटेन में बहुत मांग थी, यूरोप में बहुत मांग थी, तो वो यहाँ से ले आते थे, वहाँ से ढेर सारे सामग्री यहाँ लाते थे। तो इससे जो व्यापार शेष था वो भारत के पक्ष में अच्छा था, अंग्रेज़ों के पक्ष में अच्छा नहीं था। और उसी समय ये गवर्नर जो था मुर्शीद कुली खां था, बंगाल का ठीक से इस प्रशासन कर रहा था। 1713 में उसे बंगाल का गवर्नर में फर्रुखसियर ने बना दिया, 1713 में बंगाल का गवर्नर बना दिया। 1727 में जब उसकी मृत्यु होती है तो उसका दामाद जामाता सुजाउद्दीन बनता है वहाँ का गवर्नर, और उसके बाद 1739 में उसकी मृत्यु के बाद सरफराज खां बनता है, और अली वर्दी खां जो बंगाल का बिहार का नायब सूबेदार होता है, उसने विद्रोह करके सरफराज खां को मार दिया, और अली वर्दी खां वहाँ का शासक बना 1740 में। उसके आगे की कहानी अब बक्सर और प्लासी जब आप पढ़ेंगे तो इसके आगे अली वर्दी खां के बाद जो स्थितियाँ बनती हैं वो स्थितियाँ बनती मीर जाफ़र, और उनकी कहानी आप उसमें आगे पढ़ेंगे आगे क्लास में। अभी देख रहे बंगाल की जो उसके अंग्रेज़ों के लड़ाई के पहले की स्थिति थी अली वर्दी खां तक। इसके बाद राजपूत हम जानते हैं कि बहादुर शाह प्रथम 1707 में उसकी मृत्यु के बाद किसी तरह से मैनेज करने का प्रयास किया था औरंगजेब ने। इसके बाद बहादुर शाह पहले आमेर के राज्य और मारवाड़ के राज्य के साथ थोड़ा सा क्लैश उसका हुआ, लेकिन फिर उसने समझौता कर लिया, और ये समझौते लगातार हर मुग़ल शासकों को करने पड़े, क्योंकि यहाँ पर मुग़लों की स्थिति अब उतनी अच्छी नहीं थी कि उनसे टक्कर लेकर के अपनी एनर्जी वेस्ट कर सकें। तो राजपूत राज्य अभी भी बने हुए थे छोटे छोटे, वो लगातार बाद के समय में अंग्रेज़ों के समय में भी चलते रहे। इसके बाद है जाट राज्य, जो भरतपुर के उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और ये राजस्थान की सीमा पर जो क्षेत्र है, इसमें भरतपुर का आसपास क्षेत्र जान सकते हैं। भरतपुर ज़िला जो है जहाँ पर घाना पश्चिम बिहार है, तो उस वाला क्षेत्र को जान सकते हैं। तो चूड़ामण बदन सिंह इसके संस्थापक थे जाट राज्य के, और इन्होंने मराठों के समय मराठे अहमद शाह अब्दाली के समय में इनकी भूमिका बहुत ही गौड़ थी, इन्होंने तटस्थ भूमिका निभाई थी जाटों ने। और उसके बाद सूरजमल हुआ बदन सिंह के बाद, जो जाटों का अफलातून कहा जाता है। इसके बाद सिखों की स्थिति भी ऐसे ही होती है कि 1700 जो बहादुर शाह प्रथम जो है इसने सिखों से सबसे तो समझौता कर लिया, लेकिन सिखों से लगातार युद्ध जारी रहा, और 1708 में बंदा बहादुर ने सिखों का झंडा अपने हाथ में उठाया, सिखों के स्वतंत्रता का झंडा अपने हाथ में उठाया, मुग़लों से लड़ने का झंडा अपने हाथ में उठाया, लेकिन 1716 में उसे हरा दिया गया और मार दिया गया। 1760 तक जब मार दिया गया, और उधर अहमद शाह अब्दाली 1761 में मुग़लों से लड़ा, और 1739 में करनाल के युद्ध में नादिर शाह के लड़ने के बाद जो पूरा पंजाब था वो इतना कमज़ोर हो गया था, वहाँ मिसलों का उदय होता है और ढेर सारी मिसलें होती हैं, और 1760 के बाद इन्हीं मिसलों का राज्य उन क्षेत्रों पर होता है। उसके बाद मराठों की स्थिति हम जानते हैं कि 1761 तक बहुत मुग़लों के कमज़ोर होने के बाद इनकी स्थिति बहुत लगातार बढ़ती रही, और मराठे दक्कन की प्रमुख शक्ति बनकर उभरे,
और मराठों को एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। 1761 में जब उनकी पानीपत के प्रथम युद्ध में, वो पानीपत के तृतीय युद्ध में इनकी हार होती है, उसके बाद भी वो फिर पुनः उठ खड़े होते हैं और अंग्रेज़ों से करारी टक्कर लेते हैं। इन मराठों के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अलग से इनका पढ़ेंगे उनकी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इनके प्रशासन के बारे में भी आते हैं, इनके जो है राजनीति के बारे में भी आते हैं, अंग्रेज़ों से इनके जो क्लैश हुए उसके बारे में आते हैं। इसके बाद रुहेले के रुहेलखंड का क्षेत्र, रुहेले और बंगस पठान जो होते हैं, ये रुहेले और कुछ समय तक 1760 के बाद मुग़ल बादशाह जो थे वो कठपुतली ही थे, उसमें उनको कठपुतली बनाने में रुहेले और बंगस पठानों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये रुहेलखंड के क्षेत्र में इनका आधिपत्य था। तो इस तरह से ये क्षेत्र जो थे, दक्कन, अवध, बंगाल, राजपूत, जाट, सिख, मराठे और रुहेले, इन क्षेत्रों में बटा हुआ जो भारत था, ये भारत अंग्रेज़ों के आने के पहले ही, जैसे कोई ऐसी स्थिति होती है, जैसे होता है कि किसी के आने के पहले पूरा रास्ता क्लियर कर देना। अब अगर कोई मंत्री आ रहे हैं तो मंत्री के आने के पहले, प्रधानमंत्री के आने के पहले क्या किया जाता है, सारी स्थितियां क्लियर कर दी जाती हैं, सारे रास्ते साफ कर दिए जाते हैं, कहीं कोई अड़चन ना आए, उनकी काफिला सरपट निकल जाए जहां जिस गंतव्य पे जाना है। और ऐसे ही यहाँ पर था कि अंग्रेज़ों के आने के पहले ये सारे स्थितियाँ ऐसी हो गई कि उनको आने के बाद कोई रोकने वाला नहीं था, उनका काफिला सरपट निकला और पूरे भारत को जीतता चला गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। मॉडर्न इंडिया की क्लास लगातार देखने के लिए सिविल सर्विसेज के जो भी विद्यार्थी हैं, हिस्ट्री के जो भी विद्यार्थी हैं, वो लगातार हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करते रहें, जिससे इसका प्रसार होता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।